Okay, now difference between the molecular orbital theory and valence bond theory. The difference between the molecular orbital theory and valence bond theory. Molecular orbital theory and valence bond theory. Okay, molecule and valence. Molecular orbital theory mainly diatomic molecule के पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर को चेंज करता है, राइट? जैसे सपोज O2 N2 F2, सपोज O2 N2 F2. molecular तो डायटोमिक मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ओनली डायटोमिक मॉलिक्यूल के पैरा और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को चेक करेगा. सपोज देखिए इसमें O2 N2 F2 हो सकता है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक होने के लिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी O2 या तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है या डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है. सपोज Cl Cu Cl माइनस. फर्स्ट केस में देखो O2 N2 F2 सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस एंड सेकंड केस में Cl Cu एंड Cl माइनस डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्सेप्ट. इस केस में जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से यूज करके हम किसी भी मॉलिक्यूल के पैरा और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले चेक करना है ये कि इस पूरे O2 के होल मॉलिक्यूल को हम काउंट करेंगे क्योंकि O2 का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 8 * 8 = 16 यानी 16 इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को टोटल इंक्लूड करके हम मॉलिक्यूल के पैरा और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को चेक करेंगे. और किसी भी केस में पैरा और मैग्नेटिक बिहेवियर को चेक करने के लिए एक नई थ्योरी आती है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. इसमें हमेशा मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालेंगे. सपोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमेशा जब भी चेंज करते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2px2 pi 2p/2 pi 2pz2 pi star 2p/2 pi star 2pz2 at last sigma star 2px2. इस केस में जब भी s ऑर्बिट मैक्सिमम एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट क्लॉकवाइज एंड सेकंड एंटी क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सिग्मा स्टार का मतलब ये हुआ कि इसमें बॉन्डिंग जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा यानी एंटी बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार बॉन्डेड एंटी बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जहां पे स्टार होगा वहां पे एंटी बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करेगा. जहां स्टार नहीं होगा उस केस में बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करके इसके पैरा और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को चेक करेगा. इन द केस ऑफ O2 total number of electron 8 plus 8 is equal to 16. ओके अब 16 इलेक्ट्रॉन को उसको फिल करेंगे. अगर किसी भी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो उस एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को बताएगा. और अगर केस में ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं आता है तब उस केस में वो पैरामैग्नेटिक ना होकर डायमैग्नेटिक को चेक करेगा. सपोज what is electron equal to 16 2 2 2 2 2 ever 2 4 8 6 12 2. अच्छा इस केस में pi to b by 2 इक्विवेलेंट टू pi to b by 2. इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फिल करेंगे pi to b by 2 और अनदर इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो भी क्लॉकवाइज फिल करेंगे pi to b z2 के इलेक्ट्रॉन क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन को फिल अप करेगा 1 अभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो फिर कन्वर्ट करेंगे कितना 2 देन 2 टोटल इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 14 इलेक्ट्रॉन. अभी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 16 यानी 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है. अब इस केस में भी इन दोनों की एनर्जी क्या होगी स्पाइक इक्वल होगी यानी इस केस में पहले इलेक्ट्रॉन को यहां पे क्लॉकवाइज काउंट करने वाला फिर अगला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज. अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज में काउंट करेंगे. टोटल इलेक्ट्रॉन अभी जो बचे हैं यानी 1 and 1 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16. अब इस केस में देखो कि सब केस में दो इलेक्ट्रॉन है और हर एक केस में दो इलेक्ट्रॉन बचे लेकिन द केस ऑफ 2py एंड 2pz एंटी बॉन्डिंग स्टार दोनों केस में एक इलेक्ट्रॉन है. एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन और इसी ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से O2 मॉलिक्यूल नेचर में क्या होता है पैरामैग्नेटिक यानी कलर प्रॉपर्टीज हो गए.
ठीक है ओके। और इसी केस में तुम निकाल सकते हो कि हाउ मेनी बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, 2 2 4 2 4 6 8 10, यानी टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं एनपी 10, हाफ 10 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 2 4 5 6, टोटल कितने हैं 6 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब O2 का बॉन्ड कितना आएगा 2। इसको और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। O2 में ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 1 2 3 4 5 6। अब इस केस में इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अनदर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। अब दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे O डबल बॉन्ड हो। इस केस में इसका बॉन्ड कितना होगा 2 और यहां भी कितना है 2। तो इस केस में हम क्या बोले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम मॉलिक्यूल के पैरा और डायमैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में चेक कर सकते हैं। साथ में ये बताएंगे कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो। तो कितने बॉन्ड आ रहा है इसके O2 के 2। ओके नेक्स्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मेन कांसेप्ट क्या था, पूरे मॉलिक्यूल के पूरे होल इलेक्ट्रॉन को लेके काउंट करेंगे और बताएंगे कि पैरा है या डाया। तो इस केस में O2 का नेचर क्या है पैरामैग्नेटिक। अब इसी केस को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि O2 नेचर में पैरा होगा या डाया। O2 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी PBT में एक्सप्लेन करेंगे कि पैरा है डाया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरे O2 के होल मॉलिक्यूल को काउंट करके उसके पैरा और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करोगे। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिर्फ ऑक्सीजन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को काउंट करके तुम उसके पैरा और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करोगे। ओके ओनली वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 सॉरी 8, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए 6। यानी इसी को यूज करके हमें इसको बताना होगा कि पैरा है या डाया। स्ट्रक्चर बताएंगे लेविस ऑफ स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6। अनदर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, राइट। दोनों की शेयरिंग क्या बनाएंगे डबल बॉन्ड। इस केस में क्या O2 के पास किसी भी ऑक्सीजन के पास एक ही बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्योंकि दोनों के पास क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये बोला कि अगर किसी भी सेंट्रल एटम पे एक भी ऑड इलेक्ट्रॉन आने का मतलब कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक और अदर प्रॉपर्टीज हो गई। लेकिन O2 के केस में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में O2 की थ्योरी में देखा इस केस में क्या आ रहा डायमैग्नेटिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पैरामैग्नेटिक। और एक्चुअल में O2 मॉलिक्यूल नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है। यानी वैलेंस बॉन्ड की थ्योरी उस समय फेल हुई जब हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल के पैरा और डायमैग्नेटिक के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। In the case of O2, in the case of O2 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्या होगा डाया। लेकिन एक्चुअल में O2 पैरामैग्नेटिक होता है और इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ही होल इलेक्ट्रॉन को लेकर काउंट करता है पूरे इलेक्ट्रॉन को। यानी O2 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18, ओके 18 इलेक्ट्रॉन को काउंट करके उसको पैरा और डायमैग्नेटिक किया जाता है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में होल इलेक्ट्रॉन कितने हुए वैलेंस सेल पे 6, यानी 6 और 6 में एक भी ऑड टर्म नहीं आने का मतलब क्या होगा डायमैग्नेटिक। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उस केस में फेल हुई जिस केस में मॉलिक्यूल डायटॉमिक मॉलिक्यूल के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया गया। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉन्सेप्ट अगर और भी लगाया तो किसी भी मॉलिक्यूल को ले लो वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल से लार्ज है, जैसे इन द केस ऑफ ICl3-। अभी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की इसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 ऑर्बिटल एटम चाहिए। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं 4, 3Cl का और एक आयरन का। तो यहां पे तो कभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगा के मॉलिक्यूल के पैरा और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहां पे हमेशा क्या लगेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैसे भी एक्चुअल में किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी ऑर्बिटल या किसी भी क्वाड्रेटिक कंपाउंड के पैरा और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए अलग-अलग प्रॉपर्टी है। अभी मैंने बताया O2 मॉलिक्यूल केस में मैंने बताया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मेनली डायटॉमिक मॉलिक्यूल के पैरा और डायमैग्नेटिक एक्सप्लेन करता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डायमैग्नेटिक बिहेवियर के पैरा और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को फेल किया, इसलिए इसकी थ्योरी डायटॉमिक मॉलिक्यूल से लार्ज के लिए है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक कंपाउंड तुम्हारे सामने आता तो उस केस में तुम
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगाओगे, यानी हर एक केस में अलग अलग थ्योरी लगाकर तुम कंपाउंड की स्टेबिलिटी या उसके पैरा डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हो। द केस ऑफ ICl3- हम इसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे। आयोडीन सल्फेट, और क्या मालूम है कि आयोडीन जितने भी हैलोजन होते हैं उनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7, राइट। एक नेगेटिव मतलब आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कितने हो गए टोटल 8, राइट। कितने क्लोरीन है तुम्हारे पास 3, 1 2 3, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, क्योंकि जितने भी हैलोजन होते हैं उनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 7, यानी इस केस में क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये आयोडीन से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, ये भी शेयरिंग करेगा, ये भी शेयरिंग करेगा, राइट। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी सब क्या है सिग्मा बॉन्ड। बाकी कितने लोन पेयर इसका बचे, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर। मुझे ये बताना है कि इस केस में ICl3- नेचर में पैरा होगा या डाई। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन किए तो हम आयोडीन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट किए, क्योंकि आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में तुम देखोगे कि आयोडीन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचता है, और इसी ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, यानी ICl3 इज द पैरामैग्नेटिक कलर कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल I3-। नेक्स्ट एग्जांपल I3-। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे, राइट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहां पर वैलिड नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मेनली 20 इलेक्ट्रॉन के लिए काम होता है, जो कि डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल से लार्ज है I3-। आयोडीन के कितने एटम है 3, फर्स्ट आयोडीन स्टैंडर्ड टर्म यहां पे क्या है 5, आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 8, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए आयोडीन के 2 एटम, यानी एक आयोडीन का एटम है, आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा 8, ये भी एक्सेप्ट करेगा 8, यानी हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर 1 2 3 लोन पेयर एंड 2 सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब इस केस में देखो आयोडीन के स्टैंडर्ड एटम पे एक भी ऑड इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ नहीं, एक भी ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं आने से ये नेचर में क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, यानी ये क्या हो गया डायमैग्नेटिक, यानी कलरलेस कंपाउंड। और ICl3- क्या था, कलर्ड कंपाउंड, क्योंकि आयोडीन क्या